हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम ऐसे भी आपको समझाए थे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये हम बोले थे कि ये सटीक डिफिनीशन नहीं है, इसमें काट है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की संख्या आप काउंट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं काउंट कर सकते हो? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इमेजिनरी होते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की नंबर से आपका क्या होता है? द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जहाँ जितना घना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ उतना ही ज़्यादा होगा। ऐसा हम समझाए थे। तो यहाँ पर क्या है कि सपोज कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण हो रहा होगा? कोई चार्ज के कारण। और जब चार्ज हो रहा होगा, चार्ज है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन यह है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर क्या होता है? टेंजेंट होता है। अब टेंजेंट ऐसे स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी है इसी डायरेक्शन में। ओके, अब क्या है कि यहाँ पर हम लोग एक एरिया लेंगे, एरिया। अब एरिया ये कितना भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि एरिया लेंगे तो एरिया का डायरेक्शन होता है क्या सर? बेसिकली एरिया को हम लोग यहाँ पर एरिया वेक्टर के तौर पर लेंगे। और जब एरिया वेक्टर लेंगे तो किसी भी सतह का एरिया वेक्टर जो होता है, अब एरिया वेक्टर है तो वेक्टर में दो बात होगा, एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा डायरेक्शन। और दोनों डिफिनिट होना चाहिए। डायरेक्शन जब वेक्टर है तो दोनों बात होना चाहिए। अब किसी भी सतह का एरिया वेक्टर कैसे डिफाइंड है इसको समझिए, सब बात आपको समझ में आएगा। ऐसे अगर जो सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लिखा दें, है ना, और एरिया वेक्टर नहीं जानिए कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिया जाता है, तो फिर आगे चल के दिक्कत होगी। पहले एरिया वेक्टर समझिए। तो किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड में तो उसके एरिया के बराबर होगा और डायरेक्शन उसी सतह पर परपेंडिकुलर होगा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो हम यह सतह कोई सतह है इसको दिखाएं, इसका एरिया वेक्टर लेना चाहें, एरिया वेक्टर बतलाना चाहें, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मान लिया जाए 3 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है, तो इसका एरिया कितना हो गया? 6 स्क्वायर मीटर। अब इसका डायरेक्शन जानने के लिए आप इसी सतह पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इस सतह पर। और परपेंडिकुलर कहोगे सर, दो परपेंडिकुलर होगा, एक परपेंडिकुलर या दूसरा इसके पीछे परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, जिधर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उधर परपेंडिकुलर। ऑब्जर्वर मतलब यहाँ पर आप हैं, है ना, हम इसको देख रहे हैं, तो ये मेरी ओर परपेंडिकुलर। समझ गए होंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर आप समझ गए होंगे कि किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड में तो उसका एरिया होता है, उस सतह का एरिया होता है। डायरेक्शन जो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, इस सतह पर परपेंडिकुलर किधर? ऑब्जर्वर की ओर। समझे या नहीं? कमेंट कीजिए यस या नो। अगर समझ गए हैं तो ये, और नहीं समझे हैं तो नो। जल्दी, एरिया वेक्टर समझ में आया या नहीं? नो सर। ओके, तो एरिया वेक्टर हम बतला रहे हैं। सबसे पहली बात तो एरिया आप निकालने के लिए जानते हैं, एरिया किसी न किसी सतह का होगा, कोई ना कोई सरफेस का होगा, पृष्ठ का होगा। ओके, तो अगर मान लिया जाए एरिया ऐसे समतल है, सरफेस ऐसा समतल है, इसका एरिया वेक्टर आप जानना चाहते हैं, तो एरिया वेक्टर में वेक्टर के पास दोनों डिफिनिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो इस सतह का एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो पहले इसका एरिया निकाल लेंगे। चूँकि यह रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होती है। तो इसका लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, तो एरिया हो गया 6 स्क्वायर मीटर। ये हो गया मैग्नीट्यूड 6 मीटर स्क्वायर।
अब सर डायरेक्शन किधर बतलाइएगा। तो डायरेक्शन जो है इधर हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग इसको देख रहे हैं, तो हम लोग की ओर इस पर परपेंडिकुलर, इस पर एक खड़ा लाइन खींचिए जो कि सतह पर परपेंडिकुलर हो और किधर हमारी ओर। तो इसका डायरेक्शन भी डिफिनिट हो गया, किधर है डायरेक्शन, तो हमारी ओर इस सतह पर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बहुत सारे होंगे, सब इसका क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की ओर। अब समझ में आया, अब समझ में आया, यस या नो? नो, यस सर। जब भी किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर, जब भी ले, गॉसेस थ्योरम में एरिया वेक्टर का बार बार जरूरत पड़ेगा, है ना। जब भी किसी भी सरफेस होगा, हमेशा कोई क्लोज सरफेस या ओपन सरफेस, जैसा भी सरफेस हो, उसका एरिया वेक्टर मतलब उस सरफेस पर परपेंडिकुलर ऑब्जर्वर की ओर, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड उसका एरिया निकाल देंगे, अगर स्फेयर है तो 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर, है ना। क्यूब है तो 6a स्क्वायर, जहाँ a उसकी साइड लेंथ है ना। रेक्टेंगुलर है तो l इंटू बी, स्क्वायर है तो a स्क्वायर, ओके। तो ये एरिया वेक्टर हुआ। अब देखिए, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइंड करेंगे। उसके पहले एक बात और समझिए। अब हम लोग ऐसा एक सरफेस ले रहे हैं, यह सरफेस है, ओके। यह सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इसका एरिया वेक्टर सपोज कि इस पर परपेंडिकुलर हम लोग खींचे, ये परपेंडिकुलर है, इस पर नॉर्मल है, इस पर नॉर्मल ऐसा है, खड़ा है, ओके। ये परपेंडिकुलर है इस सतह पर आकर 90 डिग्री यहाँ बना रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस टाइप से है, ये जो सरफेस है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से पास कर रहा है। अब ये समझाएंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, कहने का मतलब कि यह एक सरफेस है, यह एक सरफेस है, ओके। और सरफेस ऐसा अगर जो हम आपको दिखला रहे हैं, तो अगर जो एकदम ऐसा दिखाएं समतल, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर ऐसा। अगर जो इसको ऐसा कर्व कर देंगे तो परपेंडिकुलर कैसा हो जाएगा, ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अरे ऐसे करके हम आपको दिखला रहे हैं, तो इस पर परपेंडिकुलर ऐसा। अब इसको हम सतह को ऐसे करते जाएंगे तो इस पर नॉर्मल भी मुड़ते जाएगा। अगर सतह ऐसे कर देंगे तो परपेंडिकुलर ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो हम कहना चाहते हैं कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी सरफेस से पास कर रहा है। सपोज कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस टाइप से है, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस भी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम टेंजेंट खींचे हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पर, तो ये है यहाँ पर, ये मतलब इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। अब यहाँ पर हमने एक सरफेस लिया है, एक सरफेस ले लेते हैं ऐसा, ऐसा, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर जो है, इस सरफेस का, यह सतह का एरिया वेक्टर इस टाइप से, इधर है एरिया वेक्टर DA, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन में। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एक एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सतह का एरिया वेक्टर के बीच एक एंगल दिख रहा है, थीटा दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट मतलब टुवार्ड्स द एरिया वेक्टर, अगर यह एरिया, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है E और इधर एरिया वेक्टर है DA, ध्यान से सुनिएगा, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है E
और इधर है एरिया वेक्टर डी ए, एरिया वेक्टर डी ए, जिसको कि हम कुछ दूसरे कलर में दिखला देते हैं। यह जो आपने गोला एक सर्कल लिया है, सर्कुलर प्लेट लिया है, उसका यह एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है डी ए, मतलब इसका एरिया है डी ए और ये इसका डायरेक्शन है, दिख रहा होगा। अब हम पूछना चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एरिया वेक्टर की ओर, एरिया वेक्टर की ओर क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन ए ई कॉस थीटा, ऑप्शन बी ई साइन थीटा, ई साइन थीटा क्या होगा। ऑप्शन ए कमेंट कीजिए जल्दी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके डायरेक्शन में, इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा या ई साइन थीटा, जल्दी हमको बतलाइए। ए वेरी गुड, ए होगा। कंपोनेंट लेने के लिए हमने बतलाया था। तो ये जो कंपोनेंट ई कॉस थीटा होगा, ये कौन कंपोनेंट कहलाएगा। ए में, नंबर ए में नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट, और बी में हॉरिजेंटल कंपोनेंट। कहोगे आप दो ही ऑप्शन देते हैं सर, एग्जाम में तो 4 ऑप्शन होता है, कौन कंपोनेंट कहलाएगा, नॉर्मल कंपोनेंट या हॉरिजेंटल कंपोनेंट। जल्दी, आई एम आस्किंग। बी जी नहीं, ये जो कहलाएगा नॉर्मल कंपोनेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया वेक्टर, एरिया पर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन में आपने कंपोनेंट लिया है। क्योंकि यह जो डीए का डायरेक्शन है इस सतह पर क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है। तो नॉर्मल पर कंपोनेंट लिए हैं, इसलिए यह कंपोनेंट ई कॉस थीटा कैसा कंपोनेंट कहलाएगा, नॉर्मल कंपोनेंट कहलाएगा। ओके, नॉर्मल कंपोनेंट कहलाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब यहीं पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ये फिगर रहने दीजिए और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम लोग कहते हैं फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का को सिंबल में फाई, जहां अगर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों जान जाइएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फाई ई लिखेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फाई बी लिखेंगे। तो डिफिनीशन है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ गिवन एरिया, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ गिवन एरिया, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर a given area is given by किसी भी सतह के से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह कैसे दिया जाएगा, तो द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट given by the product of normal component, normal component, किसका नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और किसका, एंड एरिया, एंड एरिया डीए। क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सतह से
निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह कैसे डिफाइंड होगा, गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट और एरिया के गुणनफल से। तो इस प्रकार 10 क्या हो जाएगा, फाई ई इस सतह से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स वह क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट जो कि आपने क्या बतलाया था, ई कॉस थीटा अभी बतलाए थे, और किसका गुणनफल, और डीए का गुणनफल, एरिया का गुणनफल। ओके, तो यहाँ से और लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट और एरिया के प्रोडक्ट को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए। बोलिए, यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपका नंबर 1 में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर है या स्केलर है या टेंसर है या फिर नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट का आंसर जो हुआ वह स्केलर है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है डॉट प्रोडक्ट से परिभाषित है सर, और डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वह एक स्केलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट आपने बतलाया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम वोल्ट मीटर। ऑप्शन है सी में बोथ ए एंड बी और डी में नन ऑफ दीज। तो पहला का बी, दूसरा का हो जाएगा सी, दूसरा का सी। ये दोनों ऑप्शन हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी होगा, वोल्ट मीटर भी होगा। तो दूसरा का सी। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट गुने मीटर भी होगा। ओके, वोल्ट गुने मीटर भी होगा। तो सेकेंड का आंसर सी लगाइएगा, है ना। तो लिख जाते हैं ऊपर में एक यूनिट और लगेगा आगे, पहले यहां तक समझिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। किसी को डाउट क्यों स्केलर है जी? क्योंकि सर यह डॉट प्रोडक्ट से डिफाइंड है। इट्स एसआई यूनिट, इसका जो एसआई यूनिट होगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्यों? क्योंकि ई डॉट डी एस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और इसका हो गया मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट गुने मीटर, वोल्ट गुने मीटर। अब देखिए वोल्ट गुने मीटर कैसे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम लोग क्या लिखे थे? वोल्ट बाई मीटर। वोल्ट पर मीटर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किए थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लगाए ई डॉट डी एस है। तो ये ई का यूनिट लगाएंगे वोल्ट पर मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल होगा तो वोल्ट गुने मीटर भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और दूसरा वोल्ट गुने मीटर भी होगा। किसी को डाउट है तो कमेंट कीजिए। ओके, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग समझे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या जाने कि बेसिकली यह डिफाइंड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट और एरिया के गुणनफल से।
यह एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट गुने मीटर होगा। ओके, अब हम लोग गॉसेस थ्योरम को पढ़ेंगे। तो पहले गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट और गॉसेस थ्योरम क्यों आया। तो अभी तक हम लोग कूलम्स लॉ को जान रहे थे और कूलम्स लॉ में आपने देखा कि जितने भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले या दो चार्जों के बीच फोर्स निकाले, सभी जगह चार्ज जो हम लोग लेते थे वह पॉइंट फॉर्म में लेते थे। अब अगर कहीं शेप एंड साइज में दिया हुआ भी था तो उसको एक पॉइंट के रूप में एक छोटा सा सेक्शन लेकर सॉल्व करते थे। ओके, लेकिन यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे चार्ज सिस्टम के लिए निकालना होगा जो कि पॉइंट फॉर्म में नहीं, जिसका शेप एंड साइज है। मान लिया जाए कि किसी स्फीयर पर है या किसी रॉड पर चार्ज है या किसी अलग शेप में चार्ज दिया हुआ है, तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो गॉसेस थ्योरम क्या कहता है जो देखिएगा, अब हम लोग गॉसेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है, उस पर दिया गया है, उसने एक थ्योरम दिया है, तो उसका स्टेटमेंट को पहले तो यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गॉसेस थ्योरम को डिफाइन किए हैं और लिखे हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज 1/μ नॉट टाइम्स। अगर जो हवा रहेगा तो 1/ε टाइम्स, अगर हवा रहेगा तो इप्सिलन नॉट टाइम्स लिखेंगे। द टोटल चार्ज क्यू प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। ऐसे समझिए, मान लिया जाए कि कोई बंद सतह है। बंद सतह का मतलब कि आप समझ गए होंगे, जैसे कि कोई बंद डब्बा, कोई कंटेनर जिसको चारों तरफ से हमने सराउंडेड कर दिया, घेर दिया है, बाउंड्री बना दिया है। अब इसमें बहुत सारे चार्ज हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। एक Q1, दूसरा चार्ज है Q2 प्लस में, तीसरा चार्ज है -Q3, एक चार्ज है Q4 प्लस Q4 और एक है प्लस Q5। तो कह रहा है कि ये चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकल रहे होंगे। अरे ये चार्ज है, पॉजिटिव है तो बाहर निकल रहा होगा, यहाँ पर निगेटिव है तो अंदर जा रहा होगा। तो कुछ चार्ज, कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस अंदर जा रहे होंगे, कुछ बाहर जा रहे होंगे। तो ये जो सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस गुजर रहा है। यह जो सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस गुजर रहा है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जहाँ भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस किसी सतह से पास करेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स E.ds है सर। और E बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि किससे डिफाइंड है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस से। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की संख्या होगी, उतना ही इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो E तो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जरूर, लेकिन ये बेसिकली क्या बतला रहा है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी को बतला रहा है। मतलब E इनडायरेक्ट रूप में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की संख्या ही बतला रहा है सर। तो E.ds मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग पर यूनिट एरिया इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ चार्जेज हैं, तो ये चार्जेज इस क्लोज सरफेस के अंदर है और कुछ चार्ज बाहर है। तो गॉसेस ने बतलाया कि किसी क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, यह निर्भर करेगा उसके अंदर टोटल चार्ज पर। टोटल चार्ज पर, और टोटल चार्ज का 1/ε टाइम्स होगा। एप्सिलन जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। अगर यह हवा माध्यम में रखा हुआ है तो यहाँ से निकलने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स φE ये जो होगा Q इन मतलब Q इनक्लोज बाई इप्सिलन नोट। हवा है तो इप्सिलन नोट, अगर कोई दूसरा माध्यम में सरफेस रखा हुआ होता तो इप्सिलन m लिखते, या और φE Q इनक्लोज तो टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको सिंपल अलजेब्रा से जोड़ेंगे। Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, चूँकि ये माइनस है तो टोटल चार्ज करेंगे तो ये माइनस के रूप में जुटेगा बाई इप्सिलन नोट। यही गॉसेस थ्योरम है।
कि किसी बंद सरफेस से क्लोज सरफेस से निकलने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज का उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज का, बाहर कितना चार्ज है इससे हमको कोई लेना देना नहीं। तो उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है और 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। क्लियर? यस या नो? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अभी अभी समझे गॉसेस थ्योरम। यहाँ देखिएगा, समझिएगा बात को। 2 क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। अब अगर जो ये एक ऐसा हम लोग बर्तन लें, क्यूबिकल, एक क्यूब ले लिए, ओके। अब इसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यूब के अंदर। अब कहेगा कि क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, 6 सतह होते हैं। अब कहेगा कि इसके एक सतह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, एक सतह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। ऑप्शन ए Q/ε0, नंबर बी Q/2ε0, नंबर सी Q/3ε0, नंबर डी नन ऑफ दीज। कितना निकल रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी एक सरफेस से इस सरफेस से कितना निकल रहा है, ये आपको बतलाना है। ऑप्शन ए बी सी डी, ए बी और कोई। इस क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इसके किसी एक सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सरफेस से क्या होगा। तो यहाँ आपका ना तो Q/ε0 होगा, ना ही Q/2ε0, ना ही Q/3ε0। यहाँ जो होगा करेक्ट आंसर डी होगा, है ना। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो होगा क्या? तो ऐसे समझिए ना सर कि टोटल कितना होगा, तो टोटल Q/ε0 होगा, टोटल चारों तरफ से निकल रहा होगा। तो ये टोटल कै सतह से निकल रहा है? 6 सतह से। तो क्यूब का सभी सरफेस बराबर होते हैं, सभी का एरिया बराबर होता है, तो 6 मिलकर इतना निकाल रहा है। तो किसी एक से कितना निकल रहा होगा? Q/6ε0, ये होगा करेक्ट आंसर। Q/6ε0 मतलब टोटल का 1/6 भाग, मतलब छठा भाग, 1/6। ओके, क्लियर? यस या नो? Q/6ε0। ओके, नेक्स्ट है, इधर ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर एक क्यू चार्ज रख दें और यह एक स्क्वायर हम लोग इससे कितना दूरी पर। दूसरा क्वेश्चन, एक क्यू चार्ज है और इससे हम लोग A/2 दूरी पर एक सरफेस रखें, स्क्वायर सरफेस, इसके सेंटर से A/2 दूरी पर, और इस स्क्वायर का साइड लेंथ है A, और ये जो दूरी है A/2। तो इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा होगा। नहीं समझे सवाल ये है कि कोई स्क्वायर है इस टाइप से, ए स्क्वायर है, समझिएगा बात को, और इस स्क्वायर का कुछ ना कुछ साइड लेंथ होगा। तो सपोज कि साइड लेंथ है ए। अब ये एक सरफेस हो गया जिसका जो कि स्क्वायर के रूप में है, इसका साइड लेंथ है ए। अब A/2 दूरी, इसका सेंटर खोजे हम लोग, इस सेंटर से A/2 दूरी पर, मतलब जितना इसका साइड लेंथ है उससे आधा दूरी पर एक पॉइंट चार्ज Q ले लें।
Q रखें यहाँ पर हवा में, तो इस सतह से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सतह से कितना निकलेगा, कितना निकलेगा। ऑप्शन यही कर देते हैं और इसमें एक, चलो इसमें भी नन ऑफ दीज रखते हैं, क्या होगा जल्दी बतलाइए। ऑफ कोर्स Q/6 एप्सिलॉन 0 होगा, क्योंकि यही सवाल आपने पूछा है सर। ये अगर चारों तरफ से इसको घेरेंगे तो ये किस रूप में होगा, एक क्यूब के रूप में होगा। तो क्यूब का आपने इधर का पार्ट हटा दिया है और सिर्फ एक सतह से पूछ रहा है, तो इसका भी आंसर डी है। HC वर्मा का क्वेश्चन है Q/6 एप्सिलॉन 0 होगा, Q/6 एप्सिलॉन 0 होगा। ओके, तो इस सतह से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/6 एप्सिलॉन 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर जो इसको चारों तरफ से इस चार्ज को क्लोज करेंगे इसको, तो ये किस रूप में होगा, एक क्यूब के रूप में होगा, उसके सेंटर पर यह चार्ज क्यू रखा हुआ होगा। ओके, तो Q/6 एप्सिलॉन 0, तो ये हुआ। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कटोरा है जो कि हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेरिकल कटोरा। तो इस हेमिस्फेरिकल कटोरा के सेंटर पर हमने कितना चार्ज रखा है, तो Q चार्ज रखा है, Q चार्ज रखा है। या अर्धगोला कटोरा है, इसके सेंटर पर Q चार्ज रखे हैं, तो इसके सतह से, इस हेमिस्फेरिकल बॉल के सतह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा होगा। ए में Q/2 एप्सिलॉन 0, नंबर बी में Q/2 एप्सिलॉन 0, नंबर सी में Q/3 एप्सिलॉन 0, नंबर 4 में Q/4 एप्सिलॉन 0। जल्दी बतलाइएगा। अब कहीं जाइएगा ना, टोटल फिर से हम रिवाइज कराएंगे। जाहिर सी बात है Q/2 एप्सिलॉन 0 होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि इसको चारों तरफ से अगर क्लोज करेंगे तो ये कंप्लीट गोला होगा, पूरे गोला से Q/एप्सिलॉन 0 निकल रहा होगा। तो आधा से Q/2 एप्सिलॉन 0 निकल रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ हेमिस्फेरिकल बॉल इफ अ चार्ज Q, पॉइंट चार्ज Q केप्ट ऑन इट्स सेंटर विल बी Q/2 एप्सिलॉन 0। मतलब यहाँ समझना है कि अगर कोई चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज हो या चार्जों का सिस्टम हो, वो कहीं अगर रखा हुआ है, जैसे इस कमरे में क्लासरूम में अगर कोई 10 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो क्लासरूम के टोटल सतह से जितने भी सतह हैं उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/एप्सिलॉन 0 होगा, Q/एप्सिलॉन 0 होगा। अब टोटल इतना है तो यूनिट एरिया से क्या होगा, यूनिट एरिया से अगर, तो Q/एप्सिलॉन 0 भागा आप क्या कर दीजिएगा, टोटल इतना है, मान लीजिए एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, तो 10 मीटर स्क्वायर से इतना, तो 1 मीटर स्क्वायर से कितना होगा, इसमें 10 से भाग पड़ जाएगा। तो एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, पूरा एरिया से इतना तो 2 से कितना, तो पूरा का यूनिट पहले निकाल लीजिएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ओके, इस टाइप से होगा। अब देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप समझ गए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सीधा मतलब, आप जब भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले इसका मतलब समझिएगा कि कोई चार्ज होगा, उससे बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रहे होंगे। सर बोले थे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ऐसे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, निगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड होगा। अगर कहीं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना चाहें किसी सतह से, तो वह सतह का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन है स्ट्रेट रूप में है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन हो जाएगा।
तो इस एरिया वेक्टर के दिशा में इसका नॉर्मल कंपोनेंट जो लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये दोनों का गुणनफल से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करेंगे। मतलब सिंपल, इस यूनिट एरिया से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी चार्ज के कारण होगा और किसी सतह के ओवर होगा, किसी सतह से बाहर निकल रहा होगा। और क्या किसी सतह में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन करेंगे? तो ई डॉट डी एस से, किसी सतह से इसको चारों तरफ से अगर घेर दें, इस चार्ज को चारों तरफ से हम घेर दें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो Q बाई इप्सिलन नोट, अगर हवा है तो। और किसी यूनिट एरिया या कोई पार्टिकुलर एरिया लेंगे तो उससे कितना होगा? तो ई डॉट डी एस से निकलेगा। और चारों तरफ घेर देंगे तो क्या होगा? तो ई Q बाई इप्सिलन 0 होगा। तो यहाँ सर इस फार्मूला से नहीं निकलेगा, सब जगह इस फार्मूला से निकलेगा, सब जगह। यहाँ भी ई डॉट डी एस, तो डी एस पूरा एरिया लेंगे यहाँ पर। तो जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिमाग में हो आए बात, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सीधा मतलब कि किसी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रहा है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बतलाएगा। तो उसका और एरिया का जो गुणनफल होगा वही बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। गॉसेस थ्योरम क्या है कि किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये गॉस ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करके बतलाया कि कोई अगर बंद सतह है और उसके अंदर चार्ज उपस्थित है तो टोटल कितना चार्ज है पहले ये जान लीजिए, प्लस माइनस कर लीजिए। और इस बंद सतह से निकलने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके अंदर चार्ज का 1 बाई इप्सिलन टाइम होगा। अगर हवा है, जो कि जनरली हमारे सवाल में हवा ही रहेगा, तो Q बाई इप्सिलन नोट होगा। फाई ई इस सतह से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, क्लियर? यस या नो?